गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। हमारे आर्ट्स क्लास भवानीपुर गुजरात में महिला वुमेंस कॉलेज जो है, महिला कॉलेज जो है, वहीं पे हमारी कोचिंग, हमारी संस्थान है। तो यहाँ पर 12th क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। तो यहाँ पे 12th क्लास की सेकेंड ईयर की बैच शुरू हो चुकी है और एक नई बैच 5 जनवरी को आने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं वो आके पढ़ सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो इतिहास के चैप्टर 1 का वीडियो बनने वाला है। चैप्टर 1 जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, वही चैप्टर का आज हम समझेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंत में जिस विद्यार्थी की परीक्षा है 2022 में, उसका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें जो भी इतिहास के प्रश्न आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा वीडियो के अंत में। चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 से लगभग 9 प्रश्न आए हैं मॉडल पेपर में। पहले हम चैप्टर समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद ही बना के उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 100% बनेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं, अपना चैप्टर नंबर 1। मेरा पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबसे पहले जानेंगे इतिहास। इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत हैं हमारे देश में, इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं ये जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो हमारे देश में इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। पहले स्रोत का नाम है पुरातात्विक स्रोत, बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। और दूसरा जो स्रोत है उसका नाम है साहित्यिक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत का अर्थ ये हुआ वे वस्तुएं जो हमको जमीन की खुदाई से प्राप्त हुए हैं वे सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। और वे सारे स्रोत जो हमको पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं वो सभी साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। जैसे हमको पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण अगर देखें तो देखते हैं तो मुद्रा, ये हमको जमीन के उत्खनन से प्राप्त होती है, जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृदभांड का अर्थ हुआ क्या, बर्तन। इसके अलावा कलाकृतियाँ भी हमको पुरातात्विक स्रोत के ही उदाहरण हैं। अभिलेख भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अशोक ने इसका काम शुरू किया था, अभिलेखों के माध्यम से प्रचार और प्रसार कराना। तो ये सभी जो 4 पॉइंट है ये पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण है। और इसी पर हमारा ये चैप्टर निर्भर है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का सबसे प्रमुख जो साधन है वो पुरातात्विक स्रोत ही है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत पता है नहीं। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का ज्ञान तो था ही नहीं, भाषा जो है वो अपठनीय है। व्यक्ति शिक्षित थे, कुशल थे, लेकिन उनकी भाषा का जानकारी हमको नहीं मिल पाया है। अब जैसे साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत का अर्थ हो गया, साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, यह भी बिहार एसआई के एग्जाम में ये सवाल आया था, ये वाला विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसके साथ साथ बहुत सारे जानकारी के स्रोत हैं जो गुप्त वंश में है, जैसे कालिदास की मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास की पुस्तकें हैं जिससे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी पुस्तकें हैं। तो इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत जिसकी रचना यानी पुस्तकों के माध्यम से हम जानते हैं, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में हमको सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही पता चले हैं। साहित्यिक स्रोत का ज्ञान हमको वैदिक सभ्यता में पता चलेगा। 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उस समय पता चलेगा हमको साहित्यिक स्रोतों के बारे में। जब वेदों का निर्माण हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये सभी वेदों का ज्ञान हो जाएगा। उस समय से साहित्यिक स्रोत की मिलने, जानकारी लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा जो पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही है। अब चलिए अब अपना देखते हैं पहला। ये हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है, ईंट, बनके और अस्थियां।
तो सबसे पहले इसमें एक सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता। तो हमारे अंदर एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद कोई सभ्यता आई थी कि नहीं आई थी? हड़प्पा सभ्यता से पहले भी तो सभ्यताएं होंगी। तो इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं। सबसे पहले जो सभ्यता आई थी उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सबसे पहली सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता के नाम से जानते थे। मेलुहा की सभ्यता, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे बसती थी, क्योंकि खाना और पीना भी तो जरूरी है, तो पानी, तो इसीलिए व्यापार करने के लिए मार्ग तो वायुप्लेन था नहीं, वायुयान तो था नहीं, तो नदी के सहारे व्यापार होता था। तो जो मेसोपोटामिया था वो दजला नदी के किनारे स्थित था। ये उस समय की मेसोपोटामिया की बात है। आज अगर मेसोपोटामिया को देखा जाए तो आज हमारा जो इराक देश है, इराक कंट्री जो है, इराक, वो मेसोपोटामिया में ही है। मतलब आज का उसका आधुनिक नाम इराक है, और नदी के नाम भी चेंज हो गए हैं। टिग्रिस, यूफ्रेटस नदी के नाम हो गए हैं, यूफ्रेटस। ये पहली सभ्यता थी। दूसरी जो बाबू सभ्यता थी वो चीन की सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। चीन की सभ्यता भी किसी न किसी नदी के किनारे बसी थी। तो एक नदी था हांगो हो नदी। इस हांगो हो नदी को पीली नदी भी बोला जाता है। हांगो हो नदी को चीन का शोक भी बोला जाता है। चीन का शोक है, जैसे बिहार का शोक कोसी, वैसे ही चीन का शोक बोला जाता है। अब जाके तीसरी जो सभ्यता थी वह थी हड़प्पा सभ्यता। तीसरी जो सभ्यता थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता बोलो। क्यों बोलते हैं ये बताते हैं। चौथी जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता थी, और मिस्र की सभ्यता जो बाबू थी वो बसी हुई है नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। और नील नदी जो बाबू है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। एक चीज याद रखिएगा, लंबी नदी और बड़ी नदी दोनों में अंतर होते हैं। विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है, विश्व की सबसे बड़ी तो अमेजन, ब्राजील में होके बहती है ये अमेजन। देखिए, लंबी नदी का अर्थ क्या हुआ कि नदी का धारा का प्रवाह काफी दूर तक, वो लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। लेकिन बड़ी नदी का अर्थ क्या हो? धारा प्रवाह छोटा हो, लेकिन उसमें पानी जो है वो अधिक है, इसके अपेक्षा, इसके तुलना में काफी अधिक है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जा रही है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जा रही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो हमारा चैप्टर है, उससे पहले की दो सभ्यता थी, और उसके बाद जो एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, ये उसके बाद की सभ्यता है। हमारे चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेने हैं, तो अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये बताते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था। इसीलिए सबसे पहले स्थल जो खोजा गया था, सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोली जाती है क्योंकि व्यक्ति मनुष्य सबसे पहले तांबे का आविष्कार कर चुके थे। सिंधु घाटी वासी ने तांबे में मिला दिया टीन और निर्माण हो गया कांस्य। तो पूछता है सवाल कि कांसे का निर्माण किस सभ्यता में हुआ है? तो कांसे का निर्माण हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। पहले तांबे का जो हथियार ये लोग बनाते थे तो वो किसी शिकार पे अगर शिकार करने के लिए उसको छोड़ा जाता था तो हो सकता था कि मोटी चौड़ी वाला शिकार, मतलब कोई मवेशी है तो मुड़ जाता था, ठीक से हल नहीं पाता था, या फिर उसको बचकर पत्थर पे लग जाए तो भी वो मुड़ जाता था। इसीलिए इन्होंने कांसे का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता कांसे का निर्माण किया। सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता इसलिए बोली जाती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी शहरी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, कहीं कहीं एक दो जगह आगे भी खुले हुए हैं। सड़कें बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा प्रत्येक घर के बगल में 2 डस्टबिन रखे होते थे, एक गीले कचरे के लिए फिर एक सूखे कचरे के लिए। इसके अलावा प्रत्येक घर से गंदा पानी निकलने के लिए मोरी की व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था थी। वे सारी नालियां जाकर सड़क के पास बने एक नाली में मिल जाती थी और वो सारी नालियां जाकर बाहर एक बड़े से नदी में जाकर मिल जाती थी। प्रत्येक नाली के ऊपर ढक्कन रखा होता था। तो ये सभी व्यवस्था काफी अच्छी थी, इसीलिए ये अपने नगरीकरण या शहरीकरण के लिए जाने जाते थे। इसको हम 2 भागों में थोड़ा सा समझते हैं। जो शहरी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो 2 भागों में थी। एक दुर्ग था और दूसरा निचला इलाका था। ये दुर्ग का हिस्सा था जो ऊपरी हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता में, और एक निचला हिस्सा था। दुर्ग वाले क्षेत्र में राजा रहते थे और ये सबसे टॉप पे रहता था। तो वर्षा का पानी यहाँ पे नहीं रुकता था, वर्षा का पानी नीचे आ जाता था, बाढ़ भी यहाँ पे नहीं आते थे। तो दुर्ग वाले क्षेत्र में राजा रहते थे, सेनापति रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी रहते थे। और निचला हिस्सा में गरीब कस्बे के लोग रहते थे, मजदूर रहते थे, इसीलिए ये ज्यादा परेशान रहते थे इनके तुलना में। तो यहाँ की शहरी जो व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी। अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अब हम आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। वो हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था उसकी खोज कैसे हुई थी। तो सबसे पहले 2-4 पॉइंट है वो याद करना पड़ेगा आपको। अगर हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल पूछे, माने कार्यक्रम पूछे कि कब से कब तक था, तो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो कार्यक्रम है वो 2300 से 1750 बीसी है। नई एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल बताया गया वो 2600 से 1900 बताया गया। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी, तो 2600 से 1900 ही मेंशन कीजिएगा। अगर ये भी हो तो इसको मेंशन करना है, अगर ये नहीं हो तो फिर इसको मेंशन करना है। हड़प्पा सभ्यता, ये सन याद रखिए, 1826। 1826 में हड़प्पा के टीले पर सर्वप्रथम जो नजर या सर्वप्रथम नजर बोलो या सर्वप्रथम उल्लेख बोलो, सर्वप्रथम नजर या सर्वप्रथम उल्लेख बोलो, तो 1826 में हड़प्पा के टीले पर सर्वप्रथम नजर जो जाती है उनका नाम है चार्ल्स मैसन। हड़प्पा के टीले पर 1826 में सर्वप्रथम जिसका नजर पड़ता है उनका नाम है चार्ल्स मैसन। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर पाते हैं। 1853 में भारत के एक गवर्नर जनरल है, उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में रेलवे का विकास हुआ था 1853 में। लॉर्ड डलहौजी, ये बाबू जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं के अंतर्गत एक व्यक्ति काम करते थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम।
और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के नीचे दो व्यक्ति काम करते थे, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और बाबू एक का नाम था विलियम ब्रंटन। ये जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन आपको ब्रंटन बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। तो जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन अलेक्जेंडर कनिंघम के नीचे काम करते थे और लॉर्ड डलहौजी के नीचे अलेक्जेंडर कनिंघम काम करते थे। लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में रेलवे का विकास हो रहा था लाहौर से कराची। और इस जो रेल लाइन है, ये जो रेल लाइन का विकास हो रहा था, इस पर पत्थर बिछाने का काम जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया था। तो ये तो बड़े पद पे थे ना, तो ये कैसे काम करेंगे? तो ये काम विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को दिया गया। विलियम ब्रंटन और ब्रंटन दोनों बंधुओं ने लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे तो उसमें पत्थर बिछाने थे। तो पत्थर बिछाने के क्रम में क्या हुआ, वर्षा आ गई और वर्षा ऋतु आने के कारण ये ब्रंटन बंधु मजदूरों से बोलते हैं कि अगर वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाएगी, ईंटें निकलने शुरू हो जाएंगे, तब जाके इस पे ईंटें और पत्थर बिछेंगे। तो मजदूर का ये कहना था कि अगर हम ईंट की व्यवस्था करें तो क्या मेरा काम चलेगा? मजदूरों का कहना था कि अगर हम ईंट की व्यवस्था करें तो क्या हमारा काम चलेगा? तो ये बोले कि हाँ, अगर आप ईंट की व्यवस्था कीजिएगा तो आपका काम चलेगा। तो क्या हुआ, तब तक 1861 तब तक क्या हुआ था, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई थी। विभाग की स्थापना हो गई थी और इसके भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई थी 1861 में। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने। तो इनको पुरातत्व के पिता भी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जो बने थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। इसको आप लोग रोक के लिख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। समय 1921 का आ गया था और एक व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम की जगह पर आ गए थे, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति काम करते थे। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के अंतर्गत दो व्यक्ति, तो सर जॉन मार्शल के अंतर्गत दो व्यक्ति काम करते थे। एक का नाम था दयाराम सहनी और एक का नाम था राखाल दास बनर्जी। सर जॉन मार्शल ने दयाराम सहनी को आदेश दिया कि जाओ और जो रेलवे लाइन बिछाई गई है उस पे, रेलवे लाइन जो बिछाई गई है उसकी निरीक्षण करो, उसकी पता करो कि क्या है, कैसे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब दयाराम सहनी जा रहे हैं तो देख रहे हैं जो रेलवे लाइन बिछाई गई है उस पे विभिन्न प्रकार के अलंकृत ईंटों की आकृति है। फिर इनके ध्यान में कुछ और चलने लगा। वह उस ईंट को उठाए और ले गए भारतीय पुरातत्व विभाग में। उसका जांच पड़ताल किया गया तो पता चला ये सभ्यता आज की नहीं है, ये सभ्यता तो 8000 साल पहले की है। नई शोधों के अनुसार ये 8000 वर्ष पहले की सभ्यता बताई जा रही है। तो 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा एक स्थल का खोजा गया, पत्थर को लेके गया गया, उस स्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला वो तो हड़प्पा, एक टीले की खोज की गई। तो 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा जिस टीले की खोज की गई उसका नाम हड़प्पा था और यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में सवाल क्या बनते हैं, किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। कब की गई, किसके द्वारा की, समझ में आ रहा है? फिर 1922 ईस्वी में आगे बताते हैं। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा एक स्थल का खोज किया गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो।
इसके बारे में बताते हैं, दोनों के बारे में। हड़प्पा, एग्जाम में प्रश्न आता है कि हड़प्पा की खोज कब की गई, तो आपने अभी देखा हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। ये पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है रावी। ये रावी भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई है और वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी। और पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी। अभी आपने देखा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा से, और यह पूछता है कि हड़प्पा पड़ता क्या है, तो हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान, भारत में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। एक लाइन है लेकिन 4 ऑब्जेक्टिव है। हड़प्पा खोज कब की गई, किस नदी के किनारे स्थित है, किसके द्वारा, और जगह का नाम। R37 प्रकार के कब्रगाह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से हमको। पहले लोग मर जाते थे ना, तो उनके पैरों को, अभी तो मरते हैं उनके पैरों को मोड़ दिया जाता है कि चिता पे रखने के वक्त दिक्कत नहीं हो। उस समय मरने के बाद उनको लेटा छोड़ दिया जाता था, तो जब उनको जलाने जाते थे तो मोड़ने में काफ़ी दिक्कत होता था, तो वो इस प्रकार की आकृति बन जाती थी। और ऐसे 37 कब्रगाह प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। इसीलिए R37 कब्रगाह हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुए, जैसे विदेशियों के कब्रगाह, विदेशी व्यक्ति के कब्र, मजदूरों के आवास, मजदूरों के आवास, पीतल की इक्के गाड़ी, पीतल मिट्टी दोनों के मिले हुए हैं, मिट्टी की इक्का गाड़ी, ये सभी हमको प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। 2-4 स्थल हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है और जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं, जिसमें एक हड़प्पा है। तो हड़प्पा में यहाँ से तो सवाल बनने मुश्किल है, ये इंपॉर्टेंट है 12 के लिए कि R37 के कब्रगाह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से। थोड़ा सा डिग्री है और 12 के लिए काफ़ी है। हड़प्पा की खोज 1921 में ये पूछता है। आप नहीं विश्वास है तो जाके देखिए, मॉडल पेपर जो आया है उसमें ये सवाल है दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की है और ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर मोहनजोदड़ो देखते हैं। देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बाबू प्रश्न अत्यधिक बनते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोनों स्थल बाबू पाकिस्तान में पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जहां से 12 में सवाल अत्यधिक बनते हैं। सबके बारे में विवरण बताते हैं। मोहनजोदड़ो से हमको एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानघर। पूछता है सवाल कि विशाल स्नानघर कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि विशाल स्नानघर क्या होता है। विशाल स्नानघर, और विशाल स्नानघर की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, तो इसकी लंबाई 49 मीटर फीट, ये 23, और इसकी जो गहराई थी ये 8 फीट थी। फीट। ये जो विशाल स्नानघर कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, ये सवाल आता है। तो विशाल स्नानघर हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानघर के बारे में लघु उत्तरीय भी आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय भी आ सकता है, तो उसको आप समझते रहिएगा। देखो, ये विशाल स्नानघर का जो प्रयोग होता था मोहनजोदड़ो में, वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये जो वृहत स्नानघर है, यह विस्तृत
ये जो बृहत स्नानागार है, ये जो बृहत स्नानागार है, इसका प्रयोग होता है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि बृहत स्नानागार का प्रयोग किस लिए होता है, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। और इसमें बहुत सारी व्यवस्था थी, जैसे इसके मतलब जो ये स्नानागार था, टब, आज के समय में समझ जाइए तो टब, ये जो टब बना हुआ था उसमें इसके बगल में कपड़े बदलने के कक्ष बने होते थे, कपड़े बदलने के कक्ष बने होते थे। इसमें साफ पानी आने की व्यवस्था थी, गंदा पानी निकलने की व्यवस्था थी। साफ पानी किसी माध्यम से इसमें आता था, फिर गंदा पानी मोरी के माध्यम से जाता था। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और ये जो धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग जो किया जाता था, ये सिर्फ दुर्ग वाले क्षेत्र के लिए किया जाता था। यानी दुर्ग में जो रहते थे, राजा रहते थे, सेनापति रहते थे, वही लोग इस बृहत स्नानागार का प्रयोग करते थे। निचले हिस्सा के मजदूर कस्बे के लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। इसका उपयोग दुर्ग वाले क्षेत्र के लोग करते थे, जो बड़े कुल के थे और जो राजा हो जाते, वो बृहत स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे। जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट, गहराई 8 फीट है। प्रयोग इसका धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। और बृहत स्नानागार हमको प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब दूसरा देखते हैं, विशाल अन्नान। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल था। अगर सवाल में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो बृहत अन्नानगार है। अन्नानगार का अर्थ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्रों से अनाजों को यहाँ पर लाकर फसलों की पिटाई की जाती थी, उसकी रखने की व्यवस्था थी। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो स्थल है वो विशाल अन्नानगार है। सबसे बड़ा है यह, और ये दूसरा सबसे बड़ा है, सेकेंड, दूसरा सबसे बड़ा। अन्नानगार सबसे बड़ा और स्नानगार दूसरा सबसे बड़ा। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये उत्तर में मांडा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य में पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और यह जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है चीनाब। ये जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है चीनाब। अब आते हैं उत्तर के बाद पूर्व में आता है आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो आलमगीरपुर है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, हिंडन। इसका जो निचला हिस्सा यानी इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वह क्षेत्र है दैमाबाद। ये पड़ता है बाबू महाराष्ट्र में, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और यह जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है प्रवरा। कौन सा नदी, प्रवरा नदी। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ यूपी, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, और इसका जो पश्चिमी सीमा है सूतकांगेंडोर बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में पड़ता है और ये दाशक नदी के किनारे स्थित है। चीज याद रखिएगा, इसका पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगेंडोर, उत्तरी क्षेत्र मांडा और दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इसके अलावा पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है बाबू वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी जो उत्तरी से दक्षिणी सीमा का छोर है
यह 1400 किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम का जो है वह 1600 किलोमीटर है। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, ये जो बाबू त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, यानी मांडा से सुतकांग-इंदौर, सुतकांग-इंदौर से दैमाबाद, या फिर दैमाबाद से आलमगीरपुर, या फिर आलमगीरपुर से मांडा, ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन रही है इसकी किलोमीटर 1300 किलोमीटर है। और ये चारों क्षेत्रों से फसलों की कटाई करने के बाद 2 पहिए वाहन से, बैलगाड़ी के माध्यम से वृहद अन्नागार में लाया जाता था। वहां पर फसलों के लिए 2 बड़े बड़े चबूतरे बने होते थे और वहां पर फसलों की क्या की जाती थी, पिटाई की जाती थी। फसलें रखने की व्यवस्था थे, मजदूरों के रहने के बगल में आवास बने होते थे। बहुत सारी व्यवस्थाएं विशाल अन्नागार में किया गया है। यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है। विशाल स्नानगार ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। 2 चीजें हो गई, इसको याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है और किस नदी के किनारे पड़ रहा है, ये भी आप याद रखिएगा, द्विउत्तरीय प्रश्न लिखने में काम आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो एक पिक्चर आई थी, उसमें आप देखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो जगह था वहां पर व्यक्ति को खंबे में बांधकर लटका दिया जाता था। तो मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता था, यहाँ पे जो मरते थे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिए जाते थे और पक्षियों के द्वारा वो खाया जाता था। लेकिन याद रखिएगा बात, ये जो व्यवस्था थी ये निचले वाले हिस्से के लिए थी, यानी जो मजदूर कस्बे के लोग रहते थे वहां पर इसकी व्यवस्था की गई थी। दुर्ग वाले क्षेत्र में नहीं, नीचे वाले क्षेत्र में इसकी व्यवस्था की गई थी। मजदूरों को, गरीबों को परेशान करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, ऐसी व्यवस्थाएं। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। आइए अब देखते हैं कांसे की नर्तकी। एक कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। वो कांसे की नर्तकी हमको कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अब देखते हैं सूती कपड़े के साक्ष्य। सूती कपड़े के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पुजारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ये काफी है आपके 12th के लिए कि पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। वृहद अन्नागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो। स्नानगार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो। खोज कब की गई? 1922। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु। और किसने की है, तो राखाल दास बनर्जी। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। फिर आगे देखते हैं। अगला जो स्थल देखते हैं उसका नाम है लोथल। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था और यह भारत के गुजरात में स्थित है। अब हम देखते हैं कि लोथल से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा। लोथल की खोज किसने की है? रंगनाथ राव। लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात। सबसे पहले जान जाइए कि चावल के साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गोदीबाड़ा या बंदरगाह, इसको बोलिए गोदीबाड़ा या बंदरगाह, ये हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। सवाल क्या आता है कि गोदीबाड़ा कहाँ है, तो लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा। या फिर राज्य की बात करें किस राज्य में, तो गुजरात।
बंदरगाह लोथल भगवा गुजरात याद रखने हैं। किसने खोज किया ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला जो स्थल है वो देखते हैं। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है और ये पड़ता है गुजरात। अभी ये विश्व यूनेस्को सूची में भी शामिल हो गया है। यहाँ पे 16 कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। 16 कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ की जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रबंधन काफी अच्छी थी। बाहर से लोग आके यहीं पे रुकते थे। बाढ़ और यहाँ पे आती नहीं थी, नदियाँ तो थी नहीं, बहुत दूर तक आती थी। यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई है। 16 कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जल निकासी प्रबंधन के लिए धौलावीरा जाना जाता है। स्टेडियम के साक्ष्य हमको धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं। ये छोटा छोटा जो टॉपिक है, छोटा छोटा जो हम पॉइंट बता रहे हैं, इसके द्वारा खोज की गई और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये सभी आप मेंशन करके याद करके रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला जो है उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी 1952 में, यानी 1952 में। कालीबंगा से 2 चीजें जान जाएंगी जो आपके लिए जानकारी के हैं। सबसे पहले जुटे हुए खेत के साक्ष्य। जुटे हुए खेत के साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यह जो है कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है। कालीबंगा जो है यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यह काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है। एक स्थल और है, उसको देख लीजिए। अगला जो जगह है वह है चुनहुदड़ो। ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध में, और इसकी खोज NG मजुमदार ने की थी। इसकी खोज 1930 से 36 के बीच में हुई है और इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी। डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। इससे एक सवाल इंपॉर्टेंट है, मन के व्यापार जिससे होते थे, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के जो कारखाने थे वो हमको चुनहुदड़ो से प्राप्त हुए। मनके बनाने के कारखाने जो हमको प्राप्त हुए हैं वो चुनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज NG मजुमदार ने की थी 1930 से 36 के बीच में। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं ये चैप्टर में, इसको हम थोड़ा सा मेंशन करवाते हैं। मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाबू मुद्रा बनी हुई थी वह सेलखड़ी की बनी हुई थी। मुद्रा जो बनी हुई थी वह सेलखड़ी की बनी हुई थी। सेलखड़ी एक प्रकार का पत्थर। हमको जो ईंट प्राप्त हुए हैं वो पक्की और कच्ची 2 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, जिसकी 4:2:1 की रेशियो में ये है ईंटें। बर्तन बाबू हमको 2 तरह के प्राप्त हुए हैं, एक काले और एक लाल। काले रंग के बर्तन में खाना बनता था क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता था, और लाल रंग के बर्तन में लोग खाना खाते थे। समाज जो था
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं को अधिक प्रिय जो देवता थे सिंधु घाटी सभ्यता में, प्रिय देवता उनका नाम है पशुपति। एक व्यक्ति जो है योग मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे पशु हैं और पशु हैं जो पता चलता है हमको कि ये जो व्यक्ति हैं वो सभी पशुओं के मालिक हैं, इसीलिए इनको पशुपति महादेव बोला जाता है। अब आइए अब देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अरे एक मिनट जी, मुद्रा नहीं, ये जो मुहरे बने होते थे व्यापार में इसका प्रयोग होता था मुहरों का, तो मुहरों का जो प्रयोग होता था वो सिलखड़ी के होते थे। अगला देखते हैं, इनको धातु, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ से सवालें बहुत ज्यादा बनती हैं। और देखते हैं साफ करके इसको। लिपि का ज्ञान नहीं था इनको, लिपि का ज्ञान नहीं था। जो भी स्थिति थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्रों को देखकर समझी जाती थी। लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। लिपि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, लिपि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। जो भी स्थितियां प्राप्त होती थी वो भाव चित्रात्मक थी, चित्रों के आधार पर हम समझा करते थे। तो ये सभी जो पहले चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, ये जो सभ्यताएं थी उनके व्यापार का मात्र एक ही स्थल था, लोथल, और लोथल से वो व्यापार करते थे। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पूछा हुआ सवाल है और पूछेगा भी। तो एक नंबर चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे चैप्टर समझने के लिए वो हम समझ चुके हैं। अब जो बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसके 9 प्रश्न का हम उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। इसमें जो पहला सवाल था बिहार बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया मॉडल पेपर, वो था कि चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया। तो सबसे पहला जो मेंशन हम किए थे आपको बताए थे कि चार्ल्स मैसन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिसकी नजर जो है हड़प्पा के टीले पर गई थी। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा के टीले पर गई थी। दूसरा प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो दयाराम साहनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी। इसके अलावा हड़प्पा की खोज में दयाराम साहनी माधोसौर वत्स थे, जो माधोसौर वत्स बाद में जुड़े गए थे। आप सिर्फ दयाराम साहनी याद रखिए। इसकी खोज 1931 में हुई थी। यह रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे R37 नाम के कब्रगाह भी प्राप्त हुए हैं। ये 2 सवाल थे। तीसरा सवाल जो था वो था सवाल राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया है। तो दयाराम साहनी हड़प्पा, इसी में मेंशन हो जा रहा है। चौथा नंबर सवाल था सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमने बताया था जब लोथल का विवरण कर रहे थे कि भोगवा है और ये इसकी खोज रंगनाथ राव ने की है, गुजरात में पड़ता है। तो गोदीवाड़ा कहाँ प्राप्त हुआ है, लोथल में। लोथल पड़ता है गुजरात में। अगला सवाल है लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ठीक है। अगला सवाल जो था भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पिता। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में।
अगला जो सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थित है रावी नदी के किनारे। और लास्ट में सवाल था कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जब मोहनजोदड़ो हम बता रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो था वो बृहत स्नानगार था, और सबसे बड़ा स्थल बृहत स्नानगार था। तो स्नानगार हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हमको प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, और जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था, और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। बगल में कपड़े बदलने के कक्ष थे, गंदा पानी निकलने की व्यवस्था थी, फिर साफ पानी उसमें अंदर जाने की व्यवस्था थी। दुर्ग वाले क्षेत्र के लोग इसका उपयोग करते थे। तो बृहत स्नानगार जो है वो मोहनजोदड़ो में है। तो सबसे पहले हमने चैप्टर समझने का प्रयास किया, और चैप्टर समझने के बाद हमने बिहार बोर्ड के जारी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया एकदम आराम से। चैप्टर समझ लिए तो कोई दिक्कत हुआ नहीं हमको समझने में, क्वेश्चन बनाने में। हमारी जो 12 की नई बैच आ रही है वो 5 जनवरी से आ रही है, 9 बजे मॉर्निंग से। और तब तक इसको देखिए। अगर पढ़ाई अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगला जो पार्ट आएगा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आएगा, राजा, किसान और नगर। तब तक के लिए थैंक यू।